मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे भारत के जल क्षेत्र के बारे में। भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप कितने भागों में बांटा गया है, कितने मंडलों में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो अनक्लॉज 1982 में समझौता हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये 1982 में समझौता हुआ था समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। तो भारत के जल क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में, 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्रफल और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हम सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा के बारे में जानेंगे कि इसमें भारत को कितना अधिकार प्राप्त है। तो प्रादेशिक जल सीमा है जो ये तट रेखा से, आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, ये प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। तो क्या जाना हमने? प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आएगा। तो भारत को इस क्षेत्र में, ये प्रादेशिक जल सीमा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत को कितना अधिकार प्राप्त है ना? तो संशोधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संशोधनों के दोहन का ये जो प्रादेशिक जल सीमा वाला क्षेत्र है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इसमें भारत को संशोधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सेकेंड हम जानेंगे संलग्न क्षेत्रफल के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिगोस जोन बोलते हैं। तो इसमें प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा, है ना। प्रादेशिक जल सीमा यानी कि 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, जो मध्य में स्थित होता है, उसको हम संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से कानून लागू होंगे इस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में सीमा शुल्क का कानून, सीमा शुल्क कानून, आप्रवासी कानून और स्वच्छता, इसको हम पर्यावरणीय स्वच्छता बोलेंगे, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार से संबंधित ये सभी कानून इस संलग्न क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या होंगे? लागू होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, तो ये जो अपना संलग्न क्षेत्रफल है 24 नॉटिकल मील से लेके और 200 नॉटिकल मील के मध्य का जो क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन से अधिकार प्राप्त होंगे? तो इसमें संशोधनों का दोहन कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान की सख्ती और खनिज संपदा, है ना, खनिज संपदा का विदोहन और जीवों का सर्वेक्षण, संशोधनों में जीवों का सर्वेक्षण, सागरीय जल शक्ति, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं इसको। ठीक है। तो हमने भारत की जल क्षेत्र के बारे में जाना। अब हमने ये देख लिया था स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत कितने राज्य लगते हैं, जलीय सीमा रेखा के अंतर्गत कितने राज्य लगते हैं। ठीक है। और स्थल और जल में कौन कौन से राज्य आते हैं,
स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी देख लिया था। अब हम जानेंगे स्थल रुद्ध देश के बारे में। किसके बारे में? स्थल रुद्ध देश, जो ना तो जिसकी सीमा जल से लगती है और ना ही स्थल से लगती है। स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन से होंगे? तो ये देखेंगे हम कि स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन से होंगे। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और कौन सा बचा? तेलंगाना, है ना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और तेलंगाना। ठीक है। तो 16 राज्य ऐसे थे जो स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते थे, 9 राज्य ऐसे थे जो जलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते थे, है ना। तो 16 और 9 कितने हुए? 25। और 2 राज्य ऐसे थे जो स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते थे, है ना। तो उन 2 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 23 राज्य बचेंगे। फिर इसके बाद ये 5 राज्य हैं जो स्थल रुद्ध राज्य हैं। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो 23 और 5 कितने हुए? 28 राज्य। और भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो हमने देखा था 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन हो गया था, एक जम्मू और एक लद्दाख। तो कितने हो गए थे? 9। लेकिन जो ये इधर दमन द्वीप है और इधर दादर एवं नगर हवेली है, तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुए? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल, है ना। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। ध्यान से देखते चलिए, 17.7% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछा जाता है परीक्षाओं में जो जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूछे गए हैं ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अब इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? एक राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश और गुजरात। चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। क्षेत्रफल की, 1 मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन कौन से हैं? हमने सबसे पहले देखा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कौन सा देखा हमने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
और फिर गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब ये भी प्रश्न बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे राज्य कौन से हैं। तो हमने देखा सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद है त्रिपुरा, फिर नागालैंड है, नागालैंड और मिजोरम। तो ये आप सुन लीजिए, चाहें तो लिख सकते हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये सिक्किम है, सिक्किम जो है ये देश का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य है। देश का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य है। और आपको याद हो तो यहीं पे अभी कुछ दिन पहले क्या सोमा एयरपोर्ट है पोकयांग, है ना। तो देश का सोमा एयरपोर्ट पोकयांग एयरपोर्ट यहीं सिक्किम में है ना। फिर इसके बाद है जो ये उत्तर प्रदेश राज्य है, आपको पता हो तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, एक देश से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। ये उत्तराखंड हो गया, है ना, और 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये हिमाचल प्रदेश भी है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और जो देश है वो है नेपाल, जिससे सीमा साझा करता है ये, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है ना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, है ना। यहाँ पे श्री पोट्टू श्री रामल्लू जी थे, जो आंदोलन के दौरान, आमरण अनशन के दौरान 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ के जो तेलुगु भाषी थे उनमें इतना आक्रोश आ जाता है, आंदोलन करते हैं कि सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर इसका गठन करना पड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य का। और इस तरीके से आपको थोड़ी सी इसकी पहले की कहानी बता देते हैं हम। जो फजल अली आयोग था, 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन होता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की मांग उठती है। 1955 को रिपोर्ट दी जाती है भारत सरकार को। 30 दिसंबर 1900 फजल अली आयोग आता है, और 3 सदस्यीय फजल अली आयोग, और इसमें 30 दिसंबर 1955 को भारत सरकार को रिपोर्ट दी जाती है ना। तो इसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही जाती है। लेकिन इसी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो 7वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात होती है, और गठन हो जाता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। तो इस तरीके से धीरे धीरे सभी राज्यों का गठन होता है। तो अब हम ये देखेंगे जो लास्ट में जिन राज्यों का गठन हुआ वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। तो कौन कौन से राज्य थे। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कितने राज्यों का? 3 राज्यों का। 3 राज्यों का। और वो कौन कौन से राज्य थे जिनका गठन हुआ था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना। 1 मिनट। छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, एक छत्तीसगढ़ राज्य था।
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके इस राज्य का गठन होता है, 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और इसको किस राज्य से पृथक करके बनाया गया? इस राज्य का गठन उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक करके हुआ और इसका 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद तीसरा राज्य है झारखंड राज्य और इसको बिहार से पृथक करके 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। ठीक है। इसके बाद तेलंगाना राज्य है जो ये 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है ना, 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश से पृथक करके इस राज्य का गठन हुआ है ना। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया भारत के 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जान लेते हैं। 7 बहनों के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, सेकेंड असम हो गया, थर्ड मेघालय हो गया, फोर्थ नागालैंड हो गया, फिफ्थ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कौन कौन से राज्य हुए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना, जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। ये प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। इधर आप देख सकते हैं असम है, ये 2 बार बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। इधर मेघालय है, ये एक बार इधर है और एक बार इधर है। ठीक है, और यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग गैंडा के लिए, एक सींग वाला जो गैंडा है यहीं पे पाया जाता है। और अभी बाढ़ के कारण यहाँ पे कई जानवरों को क्षति पहुँची है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद असम ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य, है ना। ये भी पूछा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। या फिर उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है असम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि इंडियन, मैं बोलती जाती हूँ आप सुनते चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GMT, IST और GMT में कितना अंतर है? तो हमने देखा था 5.5 घंटे का अंतर है ना, 5 आवर और 30 मिनट का अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। सेकेंड प्रश्न ये था जो BPSC में पूछा गया था, ये झारखंड PSC का प्रश्न है। जो बिहार PSC में पूछा गया था, भारत की तटरेखा की लंबाई है तो कितनी थी? 6100 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा की लंबाई थी कुल कितनी थी? तो 6100 किलोमीटर। एक मिनट, हाँ, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी थी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये बिहार PSC में पूछा गया था। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं? बताइए आप लोग, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य हमने पढ़ा था। यदि वो केवल पूछता तो आपको पता है 7 राज्य बताना है, क्योंकि गुजरात और जो पश्चिम बंगाल है
ये स्थल से भी लगता है और जल से भी लगता है ना। तो 7 राज्य आते यदि वो केवल पूछता तो, है ना। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पता ही है आपको, गुजरात है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक है। सेकेंड, फिर नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं, इनको याद करके रखना है। मैंने आप लोगों को बताई भी थी ट्रिक, है ना। 8 राज्य हैं, मित्र पर गमछा झार। आपके पास कोई दूसरी ट्रिक हो तो उससे भी याद कर सकते, बस 8 राज्य याद होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना। तो ये 8 राज्य हैं। तो इसमें से ये 8 राज्य जो आपको याद होना चाहिए। यदि उसने पूछ लिया कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो आप आराम से लगा देंगे, है ना। ये झारखंड पीएससी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। तो आपको पता ही है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भारत में जो ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, ठीक है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद 10 डिग्री चैनल जलमार्ग किसे अलग करता है, तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था। इधर ये जो है ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है ना। तो इस तरीके से 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, ठीक है। ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि 10 डिग्री चैनल जलमार्ग है जो, तो किसको पृथक करता है ना, इसके द्वारा किसे पृथक किया जाता है, तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है ना। तो ये श्रीलंका है और इधर हमने पढ़ा था पाक जल संधि है। 1 मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा शायद, हाँ, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो वो है पाक जल संधि, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई, तो मैंने बताया था आपको प्रवाल उत्पत्ति हुई है ना। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ लक्षद्वीप है और इसकी प्रवाल उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न ऐसा था, और जो ये प्रश्न है ये बीपीएससी में पूछा गया था। फिर है भारत और म्यांमार को जो अलग करती है, या फिर ये कहें भारत और म्यांमार के बीच जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, तो उन पहाड़ियों के नाम भी दे सकते हैं वो। जैसे पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, किस देश से अलग करती हैं, तो म्यांमार से अलग करती हैं, है ना। यहाँ पे पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। हमने यहीं पे अराकानियोमा पर्वत भी पढ़ा था, आपको याद हो। पुराने लेक्चर, पिछले लेक्चर ज़रूर देखिए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप पुराने लेक्चर भी देखें, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, और जो ये प्रश्न पूछा गया था ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था, है ना। फिर कौन सा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है, तो अभी हमने पढ़ा कुछ टाइम पहले कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है ना, तीनों ओर से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, और ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। भारत का पूर्वतम स्थान, तो आपको पता है हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था किविथु या वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत का सबसे पूर्वतम स्थान है। और हमने पश्चिमतम में गोहार मोती है ना, जिसको शर की क्या गोहार मोता भी कहते हैं, है ना।
और उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है किस द्वीप समूह में। तो ये भी हमने देखा था कि इधर अंडमान द्वीप समूह है और इधर कहीं बैरन द्वीप था, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। एक और है नारकोंडम जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो और ये दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था। पहले क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए, है ना। तो मैंने बताया 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, है ना। इस तरीके से हमें 5 राज्य याद रखना है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में, ये MPPSC का प्रश्न है जो पूछा गया है 2015 में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। आप देख सकते हैं ये है सिक्किम, ये है नेपाल, ये है भूटान और ये है चीन। तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन है, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, ये भी 2015 में पूछा गया था। फिर इसके बाद कौन सा अक्षांश भारत को 2 महत्वपूर्ण बराबर भागों में बांटता है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है ना। या तो वो अपने को वैसे पूछ सकता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, पूर्वी, जो कि गुजरात में है। ये MPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न।